तो हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर की। और हम लोगों ने जब इकोनॉमीज वगैरह को देखा था और डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, तो हम ये पढ़ के आए हैं कि कोई भी इकोनॉमी जब डेवलप करती है तो सबसे जो इनिशियल स्टेज होता है, उस इनिशियल स्टेज में वो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होती है ना। कैसी होती है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी? आप याद करें, मैंने आपको बताया था कि हम केवल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, सभ्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। सबसे पहले जब मानव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा तो सबसे पहले उसने क्या करना शुरू किया? हंटिंग और गैदरिंग को छोड़ने के बाद खेती करना शुरू किया। तो विकास की प्रथम अवस्था कहाँ से शुरू होती है? कृषि से शुरू होती है, चाहे वो मानव सभ्यता हो या वो किसी भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो। तो इनिशियल स्टेज में एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर्स किसी भी इकोनॉमी में प्रोमिनेंट होते हैं। और जब वो आगे बढ़ता है तो फिर इंडस्ट्री और फिर ग्रेजुअली सर्विस सेक्टर की प्रोमिनेंस हो जाती है। ठीक। तो हम ये जानते हैं कि हमारे देश में हम अभी ये मान के बैठे हैं, सभी लोग ये मानते हैं हमारे देश में कि हम अभी एक डेवलपिंग फेज में हैं। हमारा देश कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाया है। आजादी के 75 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन हम अभी भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए हैं। इसीलिए हमारे देश में आज भी जो एग्रीकल्चर है वो एक प्रोमिनेंट पोजीशन को मेंटेन किए हुए है। यहाँ तक कि जब हम आजाद हुए थे तो हमारे देश में, हम लोगों ने इस बारे में बात की है प्लानिंग को पढ़ते समय, कि उस समय हमारे देश में कोई इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं था। सर्विस सेक्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अंग्रेज सारा कुछ बर्बाद करके गए थे। और हमारे देश में जो सबसे प्रमुख व्यवसाय था वो व्यवसाय था कृषि का व्यवसाय। और इसीलिए हमारे देश में जो शुरुआती 5 ईयर प्लान थे उसमें कृषि और कृषि से संबद्ध क्षेत्रों को विकसित करने की बात की गई थी। एक बात हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में कृषि मुख्य व्यवसाय था, उसके बावजूद भी हम खाद्यान्नों के मामले में, जो सीरियल्स हैं, जो फूड ग्रेन्स हैं, उनके मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे और भुखमरी के हालात थे हमारे देश में। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री और इकोनॉमी होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर की बहुत बुरी हालत थी। और केवल तब नहीं थी, आज भी एग्रीकल्चर एक अच्छा व्यवसाय नहीं माना जाता है। कोई भी किसान ये नहीं चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो उसकी तरह खेती या किसानी करे। वो ये चाहता है कि पढ़ लिख कर अफसर बन जाए, है ना। और यहाँ पर इस झंझट से बाहर निकले। क्यों? क्योंकि हम अभी भी अपनी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको उतना ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसके बावजूद भी, इतनी सारी कमियों के होने के बावजूद भी, भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये एक सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर के रूप में जाना जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर एक सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या इस पर निर्भर है। सर, थोड़ा सा स्रोत समराइज करते में बाहर हो गया था। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चरल सेक्टर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप नहीं थी, अंग्रेज सब बिगाड़ के गए थे। और हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। वही सिचुएशन आज भी है। आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट सेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। और आज भी हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। हम ये मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंडेंट है? खेती पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो देश का एक बहुत बड़ा कार्यबल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो योगदान है वो 12 से 15% के बीच ही रहता है। जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का योगदान है वो 12 से 15% के बीच में रहता है। किसी साल 14% हो जाता है, किसी साल 13% हो जाता है, किसी साल 12.5% हो जाता है।
तो जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान कम है, जबकि एक बड़ी आबादी इस पर डिपेंडेंट है। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि देश अब मूव कर रहा है और देश में एग्रीकल्चर से ज्यादा जो ग्रोथ हो रही है वो इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में हो रही है, इसलिए उनका जो योगदान है वो बढ़ गया। और उनके योगदान के बढ़ने की वजह से एग्रीकल्चर का जो ओवरऑल योगदान है वो कम होके हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है। और अगर हम एक रिसेंट डेटा को माने तो लगभग 55%, लगभग 55% जो हमारे देश की आबादी है वो जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। लगभग 50% आबादी जीविका के लिए कृषि पर हमारे देश की निर्भर है। दूसरी बात अगर हम देखें तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये देश का या हमारे देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर है। एग्रीकल्चरल सेक्टर देश का सबसे या इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर है। साथ ही साथ ये सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर भी है। ठीक है। दूसरी चीज यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर हम इसको प्राइवेट सेक्टर बोलें तो ये सबसे बड़ा फ्री प्राइवेट सेक्टर कहना ज्यादा बेहतर होगा। सबसे बड़ा फ्री प्राइवेट सेक्टर क्यों कहा जा रहा है, कोई बता सकता है कि इसको फ्री प्राइवेट सेक्टर क्यों बोलते हैं? सर इसमें नियमित काम नहीं करना पड़ता है। हाँ, फ्री का यहाँ पर मतलब वो नहीं है। यहाँ पर फ्री प्राइवेट सेक्टर का मतलब अगर हम देखें, किसान कुछ भी अपनी मर्जी से बोल सकता है। ये भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ सर तो हर जगह टैक्स पर हर, हाँ टैक्स से बिल्कुल 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 परफेक्ट चीज। यहाँ पर ये अकेला ऐसा व्यवसाय है जिसमें इनकम टैक्स नहीं लगता। ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स से ये एग्जेम्प्ट है, इसलिए इसको फ्री प्राइवेट सेक्टर भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात ये? ठीक। यस। एक मैं और, इसे जैसे वो बीच में ऐसे आया था कि अमिताभ बच्चन वगैरह भी खूब सारी जमीन ले लेते हैं और वो कृषि क्षेत्र की बता के मतलब उस पे टैक्स ना लगे इसलिए। देखिए एक नियम है हमारे यहाँ कि कृषि जो जमीन है, देखिए बेसिकली क्या होता है कि एक एक मैल प्रैक्टिस शुरू हो गई है कि लोग जमीन खरीदने के लिए किसान बन जाते हैं और किसान बन के जमीन खरीद लेते हैं, क्योंकि बेसिकली यस। जमीनों के अलग अलग उपयोग होते हैं, जिसमें सरकार ने कृषि भूमि के लिए नियम बना के रखा है कि कृषि भूमि को केवल कृषि कार्य के लिए ही खरीदा जा सकता है, यानी कि उसको केवल किसान ही खरीदेगा। अब अमिताभ बच्चन किसान तो थे नहीं, तो उन्होंने उस जमीन को खरीदने के लिए अपने आप को किसान दिखा दिया और किसान दिखाकर वो जमीन वहां पर खरीदी, तो इस बारे में वहां पर विवाद हुआ। ठीक है। यस सर। तो यहां तक क्लियर। अगली सर चीज, आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है आपकी। अभी 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 सही है? यस सर। अभी सही है सर, थोड़ा सा कभी स्लो कभी तेज, पिच थोड़ा सा ऐसा कुछ अच्छा ठीक है, अभी तो क्लियर आ रही ना, ये माइक थोड़ा सा घूम गया था। हाँ अभी हाँ परफेक्ट है सर। ठीक है। और इनके साथ साथ ये सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी है, असंगठित क्षेत्र, सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र भी है। ठीक है। यहां तक कि अभी रिसेंटली, आप रिसेंटली तो नहीं बोल सकते हैं, 2-2.5 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लगे टोटल
जो लेबर हैं उनका लगभग 90% एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी लेबर काम कर रहे हैं, उस स्टडी के मुताबिक उसमें से 90% जो लेबरर्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। और इसकी एक फिगर भी बताई गई थी कि 90% के लिए लगभग उन्होंने बताया था कि लगभग 39 करोड़ जो लेबरर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनमें से 39 करोड़ जो लेबरर्स हैं, जो टोटल अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्स का 90% कंस्टिट्यूट करता है, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक, क्लियर। अगली चीज, इंडिया दुनिया के टॉप 15 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स में शामिल है। ओवरऑल एग्रीकल्चर में एक्सपोर्टर्स में शामिल है। ठीक है, इसमें अगर कोई चेंज आएगा तो जब मैं एग्रीकल्चर की शीट आपको प्रोवाइड करूंगा अलग से, तो उसमें मैं बता दूंगा अगर कोई बाद में अपडेट आता है। क्लियर। हेलो सर। हाँ जी। सर इसकी ये 15 की बात क्या लिखा हुआ है ये? एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स यानी कि कृषि उत्पाद को निर्यात करने वाले दुनिया के टॉप 15 देशों में से भारत एक है। 2013 में रिपोर्ट आई थी WTO की एक, उसमें भारत को टॉप 13 में डाला गया था। ठीक है, तो ये मूव करता रहता है 13-15 में। आगे चलें। जी सर। ठीक, एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी पहले कि एग्रीकल्चर जो है वो किस सेक्टर में आता है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी प्राथमिक सेक्टर को। क्षेत्र। मुझे कोई ये बता सकता है कि प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि रॉ मटेरियल मिलता है इससे। हाँ, क्योंकि जो दूसरे सेक्टर हैं, फॉर उनको एग्जाम्पल कच्चा माल उपलब्ध। इंडस्ट्रियल सेक्टर, हाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर वो इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर इसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और ये क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट है, उनको जो कच्चा माल है वो यहीं से मिलता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर। और यहाँ पर कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि यदि कृषि में 1% की वृद्धि होती है, यदि कृषि में 1% की वृद्धि होती है तो औद्योगिक उत्पादन में 0.5% की और राष्ट्रीय आय में 0.7% की वृद्धि होती है। यानी कि अगर कृषि में 1% की वृद्धि होगी तो औद्योगिक उत्पादन में 0.5% की और राष्ट्रीय आय में 0.7% की वृद्धि होती है। क्लियर। यहां जी तक कोई सर। समस्या? ठीक, लेकिन हमारे देश में जैसा मैंने बताया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कृषि को एक अच्छा व्यवसाय नहीं माना जाता। वैसे तो बहुत सारे लोग बोल गए हैं कि कृषि सबसे उत्तम व्यवसाय है। हम लोगों ने जब पढ़ी थी हिस्ट्री तो वहां पर एक बात आई थी जहां पर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एक दोहा है कि उत्तम खेती मध्यम वान निषिद्ध चाकरी, है ना, इस तरीके का। तो उसमें खेती को सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन फिर भी हमारे देश में खेती को एक बेहतर आय का साधन नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अभी भी लगभग 66% जो क्रॉप्ड एरिया है वो मानसून पर निर्भर है। हर साल बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में आपको अखबारों में दुखी किसानों की जो फोटोएं हैं, तस्वीरें हैं, वो देखने को मिल जाती होंगी।
कभी उनकी फसल बारिश ना होने की वजह से खराब हो गई, कभी उनकी फसल बारिश ज्यादा होने की वजह से खराब हो गई, है ना। तो मानसून पर डिपेंडेंट है। अभी भी कृषि एक लक का काम है कि अगर भगवान चाहेगा तो खेती की जो उपज है वो अच्छी हो जाएगी, और अगर भगवान चाहेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और किसान आत्महत्या करता रहेगा। ठीक है। तो सर ये, थोड़ा, हाँ जी, थोड़ा स्क्रीन ऊपर करना, हाँ जी, थोड़ा सा, बस यही। ठीक है सर, हो गया। हाँ जी। ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग और एक चीज देख लें यहाँ पर कि भारत में जो कृषि है, बेसिकली उसकी विशेषताएं हम लोग बाद में देखेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे भारत में मौसम के अनुसार, इस पर सवाल आता है, 3 प्रकार की फसलें होती हैं, जिनमें 2 मुख्य हैं और एक बीच में आ जाती है, जिसमें से पहली हमारे पास कौन सी है? रबी 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 की फसल। दूसरी है खरीफ की फसल। और तीसरी आ जाती है जायद की फसल। ये 3 प्रकार की फसलें हमारे पास भारत में होती हैं। ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो जो खरीफ की फसल है और जो रबी की फसल है, तो रबी की फसल को बेसिकली हम बोलते हैं समझने के लिए शीत ऋतु की फसल। खरीफ वर्षा ऋतु की, और जायद जो है वो रबी व खरीफ के बीच में होने वाली फसल है। ठीक है। क्लियर? जो खरीफ का सीजन है वो बेसिकली रहता है जुलाई से अक्टूबर तक। ठीक है। यानी कि इसकी जो बुआई होती है वो जून जुलाई, जल्दी बो दिया तो जून, अदरवाइज जुलाई। और जो इसकी कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, वो बेसिकली सितंबर अक्टूबर में होती है। ठीक है। यही तो वर्षा का मौसम है हमारे देश में। ऊपर कर दें इसको। जी सर। जी सर। रबी की फसल की अगर हम लोग बात करें तो, अच्छा अच्छा, ये जो चलिए पहले रबी की फसल देख लेते हैं। रबी की फसल की अगर बात करें तो रबी की फसल का जो सीजन है वो अक्टूबर से लेके जाता है आपका मई तक का। यहां पर इसकी जो बुआई होती है वो होती है अक्टूबर नवंबर। और जो हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई होती है वो होती है अप्रैल में, ये होती है। तो ये जो सीजन है ये बेसिकली वो सीजन है जब साउथ वेस्ट जो मानसून है हमारे देश में वो एक्टिव होता है। और ये वो मौसम है जब हमारे देश में क्या होती है? सर्दी। अब यहां पर क्या हुआ, ये फसल मई में कट गई और इस फसल की बुआई कब होगी? जुलाई में। इस फसल की बुआई होगी जुलाई में। यानी कि अप्रैल या मई मान लें, मई, जून और जुलाई, लगभग ये 3 महीने के आसपास का समय हमारे पास खाली होता है। तो इस खाली 3 महीने के समय में जो किसान है वो बीच में एक फिलिंग के रूप में, फिलर के रूप में कुछ छोटे समय की जो फसलें हैं वो बो लेते हैं, और उन फसलों को बोला जाता है जायद की फसल।
तो जायद की फसल बेसिकली देश में बोई जाती है हमारे। इसकी जो बुआई होती है वो होती है अप्रैल मई में, और इसकी जो कटाई है, इसका सीजन जो खत्म होता है वो खत्म होता है जाके जून जुलाई में। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब रबी की फसल की बुआई कब होती है, खरीफ और जायद की बुआई कब होती है, इस पर तो सवाल आता ही आता है। कभी कभार क्या कर देता है, वो आपको फसल का नाम दे देता है और कहता है बताइए इसमें से कौन सी फसल रबी की या खरीफ की या जायद की है, या कौन सी फसल रबी की, खरीफ की या जायद की नहीं है। ठीक। तो आप अगर ये समझ गए हैं कि कौन सी फसल रबी की फसल सर्दी में होती है, तो अगर आपके दिमाग में ये आइडिया है कि सर्दी में कौन सी फसल बोई जाती है, कौन सी फसल गर्मी में बोई जाती है, तो आप वहां पर आंसर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, इनका गांव वगैरह से, खेती वगैरह से संपर्क नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया ले लें कि जो रबी की फसल है, रबी की फसल की जो मुख्य फसलें हैं वो है गेहूं, सर्दियों में बोया जाता है। चना, मटर, गन्ना, सरसों, मसूर, अलसी। ठीक है। और जौ। इसके अलावा कुसुम, कुसुम को इंग्लिश में बोलते हैं साफ्लावर। इसका तेल आता है, तिलहन है, साफ्लावर। फूल इसका, पौधा इसका बहुत सुंदर होता है, पूरा पौधा ही एक फूल की तरह लगता है कुसुम का। ठीक है। और तंबाकू, टोबैको, ये मुख्य रबी की फसलें हैं। खरीफ की अगर फसलें देखें तो खरीफ की फसलों में मुख्य फसल है हमारे पास धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरहर, सूर्यमुखी। तंबाकू कुछ क्षेत्रों में खरीफ में भी बोई जाती है, तो ये कॉमन है खरीफ में भी और रबी में भी। ठीक है। अरंडी, जिसको कास्टर बोलते हैं, इससे कास्टर ऑयल बनता है। मूंग, मक्का, भिंडी, और उड़द। इसी तरीके से जूट भी है और सन भी है। ये मुख्य फसलें हैं खरीफ की। इनको आपको याद कर सर देना है, एक सवाल डेफिनेटली मिलेगा। हाँ जी। सर सन वही कपास ना? नहीं, सन अलग होता है, कपास अलग होता है। ठीक है, सन अलग होता है, सुनहरे इसके रेशे होते हैं सन के, जिससे सुतली यस। वगैरह बनाई जाती है। तो सर सरसों और तिल ये तो एक ही चीज है ना? ना सरसों अलग होता है और तिल अलग होता है। तिल सफेद होता है, सरसों से तेल वो जो निकलता है तिल की सरसों। पूजा की जाती है, हाँ, पूजा वगैरह में तिल वाला अच्छा वो, वो। हाँ, काला तिल सफेद तिल। काला तिल सफेद, तिल अलग होता है। ठीक है। सर आपने एक खरीफ में लिखवाया था, बोला है साउथ ईस्ट मानसून एक्टिव रहता है, हाँ, साउथ वेस्ट और इसमें मानसून। रब साउथ वेस्ट। हम्म। तो सर इसका कपास भी मतलब तो खरीफ की फसल है ना? कपास भी खरीफ की फसल है, बिल्कुल। कपास भी लिखिए, कपास भी खरीफ की फसल है। डेविड जी क्या बोल रहे थे? साउथ वेस्ट मानसून का सर। हाँ, जो जो ये बरसात होती है ना, गर्मी के बाद वाली बरसात, उसकी बात है।
ठीक। हेलो सर। हाँ जी। सर ये मक्का, ये तो तीनों सीजन में बोया जाता है ना सर? भुट्टा कौन से सीजन में खाते हैं आप? सर यही जो बारिश चल रहा था अभी तो, बारिश में। बारिश में तो बोया तभी तो जाता है, सर्दी में थोड़ा ना बोया जाता, तो खरीफ की फसल है ये। ओके सर। ठीक है। जी सर। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं? नो सर। हाँ जी। नो सर। और वो फल जो आप, जब बिल्कुल कड़क गर्मी पड़ रही होती है, तब जो आप फल खाते हैं वो सब जायद के हैं। जैसे तरबूज। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा। हाँ, खरबूज, ककड़ी, खीरा। सर खीरा तो 12 महीने मिलता है। हाँ, लेकिन अब देखिए, अब तो हर चीज बारह, तरबूज भी 12 महीने मिल रहा है, खरबूज भी 12 महीने मिल रहा है, हम्म। लेकिन बेसिकली ये खरीफ, ये इसकी है जायद की। ठीक है। करेला। यस। करेला भी अब देखिए सर्दियों में भी मिलने लगा, है ना? तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ग्रीन हाउस वगैरह बना के वो इन सबको उगाने लगे हैं और बेचने लगे हैं, लेकिन वैसे ये इसी मौसम की फसल है। तभी तो बोलते हैं कि मौसम के समय फसल, वो फल चीज खानी चाहिए, बेमौसम भी आने लगी हैं चीजें आजकल, है ना? सर पिपरमिंट भी है। पिपरमिंट भी है, बिल्कुल सही है, पिपरमिंट भी है। ऐसे ही मूंग भी है और उड़द भी है। लेकिन मूंग और उड़द इस सीजन में तभी उगेगी जब वहां पर सिंचाई के साधन होंगे, यस सर। अदरवाइज नहीं। तो ये केवल सिंचित क्षेत्र अगर है तभी ये इस मौसम में उगेगा, अदरवाइज नहीं उगाया जाता। क्लियर? यस। ठीक है। और भी ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे तो बहुत सारी फसलें आ सकती हैं, ये कुछ मेन एग्जाम्पल्स हैं, है ना? तो ये हमारे पास रबी, खरीफ और जायद, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हो गया ना? इस पे सवाल आएगा तो देखिए, सवाल इन्हीं क्वेश्चन, इन्हीं फसलों के नाम देगा, वो कोई ऐसी चीज नहीं पूछेगा जिसका नाम आपने ना, कॉमन चीजें ही पूछेगा। ठीक है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सभी लोग खेती किसानी से संबंध नहीं है, इसलिए वो भी थोड़ा सा जनरलाइज यहाँ पर करते हैं काम। ठीक है, आगे चलें। यस। यस सर। ठीक। जी सर। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ, तो आजाद होने के समय हमारे देश में हम लोगों ने ये तो देखा था कि, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे सिस्टम थे, जमींदारी सिस्टम था, रियोतवाड़ी सिस्टम था, महलवाड़ी सिस्टम था। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास जमीन ही नहीं थी, और वो मजदूर के रूप में वहां पर, मजदूर के रूप में काम करते थे। तो जब देश आजाद हुआ तो इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार ने शुरू किया भूमि सुधार, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, आज जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, वो सभी डेवलप्ड कंट्रीज में जब आज इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर इतना प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो डेवलप्ड नहीं थी, और उस समय उनके यहाँ भी इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं था, बल्कि एग्रीकल्चरल सेक्टर ही उनके यहाँ डेवलप था। लेकिन जैसे जैसे उन देशों ने प्रगति करी, धीमे धीमे वो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की तरफ मूव करते गए। एग्रीकल्चर भी होता रहा, क्योंकि अगर उसको खत्म कर देंगे तो खाएंगे क्या, उसको खत्म कर देंगे तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे केस में उन्होंने इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा तो दिया ही दिया, साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में उपज को बढ़ाने, एग्रीकल्चर सेक्टर में विसंगतियों को दूर करने, असमानता को दूर करने के लिए लगभग सभी देशों ने भूमि सुधारों को अप्लाई किया। हम बहुत देर में आजाद हुए,
1947 में आजाद हुए, लेकिन आजाद होने के बाद हमारे देश में भी इन सभी उद्देश्यों के लिए भूमि सुधार लाए गए। ठीक है, इन सभी उद्देश्यों के लिए भूमि सुधार को लाया गया। और आज और आजादी के बाद भारत में ये एक सबसे महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा उठाया गया, यानी कि आजादी के बाद ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है जो सरकार द्वारा उठाया गया। और जब पॉलिटी हम लोगों ने पढ़ी थी तो हम लोगों ने वहां पर ये देखा था कि लैंड रिफॉर्म का बड़ा विरोध भी हुआ, क्योंकि जब वहां पर सीलिंग्स वगैरह लगाई गई, जब वहां पर जमींदारी सिस्टम वगैरह को खत्म किया गया, जिनके पास ज्यादा जमीन थी उनसे उनकी जमीन को लेके उस जमीन को भूमिहीनों को बांटना शुरू किया गया, तो उस समय हमारे देश में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, है ना। आप लोगों ने वो क्लास करी होगी तो आपको याद होगी ये बातें जो हम लोगों ने वहां पर डिस्कस की हैं। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। तो यहाँ पर जब हम किसी की जमीन को छीन कर उसको अपने पास रख लेंगे और बाद में ऐसे व्यक्ति को दे देंगे जिसके पास जमीन नहीं है, सीलिंग लगाकर उसकी संपत्ति या उसकी भूमि की सीमा को कम कर देंगे, तो वो ये बोलता है कि हमारी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है और सरकार संपत्ति को छीन के हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। तो बड़ा विरोध हुआ, और इतना विरोध हुआ कि सरकार को इन चीजों को एक वैधानिक दर्जा, एक संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में अमेंडमेंट भी करना पड़ा और एक नया शेड्यूल इंक्लूड करना पड़ा। कौन सा शेड्यूल इंक्लूड करना पड़ा? पहला संविधान संशोधन अधिनियम। शेड्यूल, शेड्यूल कौन? नाइन्थ शेड्यूल, नवा शेड्यूल, है ना। और नवे शेड्यूल में आके इन सभी लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानूनों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट कदम था सरकार का, जिसके लिए संविधान का संशोधन भी करना पड़ा अमली जामा पहनाने के लिए, और इसका बहुत बड़ा विरोध भी हुआ। लेकिन इतने सारे संकट झेलने के बाद, संविधान संशोधन करने के बाद, आलोचनाएं सहने के बाद भी ये कहा जाता है कि भारत में जो भूमि सुधार है वो सफल नहीं हो पाया, भारत का जो भूमि सुधार है वो असफल हो गया। ठीक है, और इसके कारण भी हैं असफल होने के, और क्यों असफल हुआ वो भी हम लोग देखते हैं। फिलहाल पहली चीज ये देखते हैं कि जो भूमि सुधार है उसका उद्देश्य क्या था, किन उद्देश्यों के लिए भूमि सुधार किया गया। यहां तक की बातें आपको क्लियर है ना? जी सर। तो भूमि सुधार के क्या उद्देश्य थे? तो पहला उद्देश्य था कि कृषि में संस्थागत विसंगतियों यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसीज को दूर करना। इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसीज को दूर करने का मतलब क्या हुआ? इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसीज को दूर करने का मतलब है कि कृषि क्षेत्र में जो बिचौलिए हैं उन बिचौलियों को हटाना, कृषि क्षेत्र में जो जमीन की मालिकाना हक में जो दिक्कतें हैं कि आदमी पुश्तों से उस जमीन पर खेती कर रहा है लेकिन उस जमीन पर उस व्यक्ति का कोई अधिकार ही नहीं है, जो जमींदार है, जो भूमि का मालिक है, वो बस नाम का हिस्सा उसको देके बाकी सारा हिस्सा खुद ले लेता है। जमींदार उस जमीन पर मनमाना लगान वसूल करता है। ये सारी चीजें संस्थागत विसंगतियों की कैटेगरी में आती हैं, और भूमि सुधार का जो पहला उद्देश्य था वो यही था कि इन संस्थागत विसंगतियों को दूर किया जाए। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है। यस सर। दूसरा उद्देश्य था, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड उद्देश्य हैं, ठीक है। दूसरा उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करना। सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने का मतलब क्या है? अगर आज भी आप गांव में जाएं तो आपको थोड़ी बहुत इस चीज की झलक देखने को मिल जाएगी, है ना। किसी भी गांव में दो प्रकार के लोग होंगे, एक बड़े किसान और दूसरे
छोटे किसान, और तीसरे भूमिहीन लोग या भूमिहीन किसान। बड़े किसानों का सामाजिक आर्थिक स्तर अलग होगा, भूमिहीन किसानों का सामाजिक आर्थिक स्तर बड़ा ही दयनीय होगा। यही उस समय था, क्योंकि हमारे देश में उस समय तो लगभग एक बड़ी आबादी इसी क्षेत्र में इन्वॉल्व थी। तो ये जो सामाजिक आर्थिक असमानता थी, ये भी बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलती थी। हम अगर आज से जो 90s वगैरह की फिल्मों को देखें, तो उन फिल्मों में जो दिखाया जाता है कि एक जमींदार साहब होते थे और वो हंटर लेके अपने खेतों में निकलते थे, और कोई किसान अगर बैठा दिख जाता तो हंटर बरसाना शुरू कर देते थे। किसान पैर पकड़ने लगता था, उसके बावजूद भी उन जमींदार साहब के हंटर नहीं रुकते थे, है ना। तो ये सब चीजें उस समय की सच्चाइयां थी। तो यहाँ पर सरकार ने कहा कि ये जो सामाजिक आर्थिक असमानता है, कि किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है और वो उस जमीन के बलबूते पर राज कर रहा है, और कोई ऐसा है जिसके पास खुद की जमीन नहीं है और वो दूसरे की जमीनों में एड़िया घिसता रहता है, काम किया करता है, उसके बावजूद भी उसका ना तो सामाजिक स्तर सुधर रहा है, ना उसको आर्थिक स्तर का सुधर रहा है। तो ये अगला काम था, सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करना। इस सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया? इस सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार अब उन लोगों से जमीन छीनेगी जिनके पास ज्यादा जमीन है, और उस छीनी हुई जमीन को उन लोगों को देगी जिनके पास जमीन नहीं है। ठीक है, क्लियर? पहले वाले में क्या करेगा वो, जो जो इंटरमीडियरीज हैं, जमींदार वगैरह को, इनको खत्म कर देगी, और दूसरे वाले में क्या करेगी, जमीन में सीलिंग लगा देगी। सीलिंग मतलब एक सीमा तक आप जमीन रख सकते हैं, उससे अगर अधिक आपके पास जमीन है तो वो जमीन सरकार जब्त कर लेगी और भूमिहीन किसानों में बांट देगी। क्लियर? यस। ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ऐसे उपाय करना जिनसे कृषि उत्पादन बढ़े। हम लोगों ने देखा कि पहला, दूसरा और कुछ हद तक तीसरा 5 ईयर प्लान भी कुछ हद तक कृषि उत्पादन से संबंधित था। पहले वाले का तो उद्देश्य ही यही था कि कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए, और उसके लिए बांध वगैरह बनाया गया जिससे सिंचाई वगैरह के साधन डेवलप हो, है ना। ठीक है, और ये जरूरी भी था क्योंकि हमारा देश उस समय भुखमरी से जूझ रहा था। बहुत बड़ी आबादी कृषि में लगी थी, उसके बावजूद भी कृषि में उत्पादन ही नहीं होता था, और हमको बाहर से भीख मांगनी पड़ती थी अनाज की। ठीक, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि करना क्यों जरूरी था? जिससे कि हमारे देश में जो खाद्य असुरक्षा है, जो फूड इनसिक्योरिटी है, जो कुपोषण की समस्या है यानी कि जो मैल न्यूट्रिशन है, और जो गरीबी की समस्या है यानी कि जो पॉवर्टी है, उससे निपटा जा सके। क्योंकि जब कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो जो जनसंख्या कृषि में लगी है उसकी आय बढ़ेगी, उसको बेहतर खाना मिल पाएगा, और देश की खाद्य असुरक्षा भी दूर होगी। तो ये तीन जो है, ये मेन ऑब्जेक्टिव थे हमारे देश में होने वाले भूमि सुधार के। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको? यस सर। ठीक है। अब यहां पर इन चीजों को करने के लिए सरकार ने क्या किया? तो यहां पर जो कदम उठाए गए, क्या कदम उठाए गए, यानी कि स्टेप्स क्या लिए गए? तो 3 स्टेप्स किए गए। आप लोग समझ भी गए होंगे कि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए क्या किया गया। इसमें जमींदारी उन्मूलन किया गया, यानी कि एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जमींदारी उन्मूलन। लंबे समय से चली आ रही ये जो प्रथाएं थी, जिनको सामंतवाद और जो ये सत्ता, जो राजा महाराजा वाली परंपराएं थी, वहां से जब ये चली आ रही थी, तो इन सब चीजों को खत्म किया गया। क्योंकि देखिए, पहली बात तो इससे असमानता बढ़ रही थी, दूसरी ये लोग किसानों का उत्पीड़न और शोषण भी करते थे। तो सरकार ने कहा अब तो देश आजाद है,
और जब देश आजाद है तो सभी बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू। और जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू नेहरू। कौन सी विचारधारा से प्रभावित थे? तो कैपिटलिज्म। हाँ, कैसे? समाजवादी। समाजवादी। सॉरी सर, समाजवादी सर, समाजवादी। 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 और समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद का एक्सट्रीम जो पार्ट फॉर्म है वो तो मार्क्सवाद है ना? और मार्क्सवाद क्या कहता Yes. है? वो बिल्कुल एक्सट्रीम में चला जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास अगर नहीं है तो जिसके पास है उससे छीन लो, है ना? क्या कहता Yes, है sir. मार्क्सवाद? कि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो जिसके पास है उससे छीन लो, बिना बंदूक के क्रांति नहीं होगी। ये सब मार्क्सवाद है। तो इतने एक्सट्रीम में तो हमारे देश में वो नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने ये किया कि समाजवाद को लाने की बात की कि सभी बराबर होंगे, कोई किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा, कोई किसी का उत्पीड़न शोषण नहीं करेगा, और जो मेहनत करेगा उसको उस मेहनत का फल मिलना चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने पहला कदम उठाया और जमींदारी उन्मूलन कर दिया, जमींदारी को खत्म कर दिया। जाहिर सी बात है बड़ा विरोध हुआ होगा, बिल्कुल विरोध हुआ, ठीक, लेकिन सरकार जो चीज में अड़ जाएगी उसको कोई भी नहीं रोक सकता, तो सरकार ने ये कर दिया। दूसरा, टेनेंसी रिफॉर्म्स। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी को पता है? टेनेंसी रिफॉर्म्स को बोल सकते हैं लगान सुधार। सर लस्सी को बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? सर जो लीज सर दिया जाता है ना सर, तो जिसको दिया जाता है सर उसी को सर टेनेंट बोलते हैं। हाँ, उसको टेनेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो टेनेंसी रिफॉर्म्स थे वो जो ओरिएंटेड थे वो टुवर्ड्स रेंट ओरिएंटेड थे। और रेंट जो कृषि भूमि पर लिया जाता है उस रेंट को हम क्या बोलते हैं? लगान बोलते हैं, भूमि कर बोलते सर हैं। लेकिन उसमें सर जो लीज में जो पैसा सर लिया जाता है उससे रेंट ही बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको रेंट बोलते हैं, ठीक है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो लगान या इंग्लिश में रेंट का रेगुलेशन किया गया, लगान या रेंट का रेगुलेशन किया गया, ठीक। और यहां पर मनमर्जी लगान लेने पर लगा दी गई रोक। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बटाई पर खेती कर रहा है, कोई शेयर क्रॉपर है, तो शेयर क्रॉपर से जो भी आपका शेयर होगा या जो भी आप उस जमीन का लगान या रेंट उससे ले रहे हैं उसके द्वारा जमीन का इस्तेमाल करने पर वो मनमाना मनमर्जी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्लियर। और ऐसे ही ये कहा गया कि जो भूमिहीन किसान लंबे समय से यदि किसी भूमि पर खेती कर रहे हैं तो वह भूमि उस किसान की हो जाएगी, ठीक है। यानी कि कृषक की जमीन, ठीक है, कृषक की जमीन, जो खेती करेगा उसकी जमीन होगी। अब ये सब चीजें देखिए, ये सब चीजें जो भूमि मालिक था उसको दिक्कत करने वाली चीज है कि नहीं है? अभी 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 जो रेंट कंट्रोल से रिलेटेड, जो मकान किराए पर देते हैं उससे रिलेटेड अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले भी एक आया था, एक अमेंडमेंट हुआ है कि एक निश्चित समय तक अगर कोई किराएदार किसी मकान में रह रहा है तो उसको मकान मालिक उस मकान से निकाल नहीं सकता। यानी कि एक तरीके से वो उस मकान का डिफैक्टो मालिक बन जाएगा। 20 साल। 20 साल ना, हाँ, डिफैक्टो मालिक बन जी जाएगा। सर। तो जाहिर अगर सी बात, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी सर उसमें 30 साल होता है, वैसे सर हाँ, 20 साल। तो मकान मालिक बनने का बढ़िया तरीका है ये। तो यहाँ पर इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। एबॉलिशन ऑफ जी सर। इंटरमीडियरीज,
जी सर। कि जमींदारियों का उन्मूलन और टेनेंसी रिफॉर्म्स, साथ साथ, हटा दूं इसको, ऊपर कर दूं, जी सर। तीसरा है कृषि का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का पुनर्गठन, यहां पर कई सारे स्टेप्स लिए गए। पहला स्टेप हमारे पास क्या हुआ? पहला स्टेप ये हुआ कि सीलिंग लगाई गई। ठीक है, एक सीमा बना दी गई और ये कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस सीमा से ज्यादा जमीन है तो वो जो एक्स्ट्रा जमीन है वो जमीन उस व्यक्ति से छीन ली जाएगी और वो जमीन दे दी जाएगी किसको? भूमिहीन किसानों को दे दी जाएगी। ठीक, यानी कि जमीन का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा लैंड लेस फार्मर्स के बीच में या लैंडलेस पुअर्स के बीच में। क्लियर? दूसरा काम क्या किया गया? कंसोलिडेशन किया गया लैंड का। इसको हम आज सामान्य भाषा में चकबंदी के नाम से जानते हैं, जी। है ना? चकबंदी का मतलब क्या है कि एक आदमी के पास 5 बीघे जमीन है फॉर एग्जाम्पल, उसमें 5 बीघे में 1 बीघे यहाँ पर उसके घर के पास है, 1 बीघे उसके घर से 2 किलोमीटर दूर है, 1-2 बीघे उसके इधर कहीं पर दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर दूर है। तो उसके पास जमीन तो 5 बीघे है लेकिन फैली हुई है। अगर ये जमीन उसकी 5 बीघे एक ही जगह पर होती तो क्या वो ज्यादा कुशलता से खेती ना कर पाता? बिल्कुल कर पाता, जी सर। है ना? तो यहां पर अगर किसी भी व्यक्ति की जमीन ऐसे ही स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है, तो उसकी जमीन को कंसोलिडेट कर देना, एक ही जगह पर उसको जमीन को कर देना। अब इसका एक सिस्टम होता है बहुत, और उसके लिए एक अलग से विभाग बनाओ, इसको हम चकबंदी विभाग बोलते हैं। लोअर में जो यूपी लोअर होता है, यूपी ट्रिपल एससी से होने लगा है, उसमें चकबंदी अधिकारी की पोस्ट भी आती है। अभी जो लोअर पीएसएस का रिजल्ट आया उसमें चकबंदी अधिकारी की भी पोस्ट है, सहायक चकबंदी अधिकारी की पोस्टों पर चयन हुआ है। तो ये उनका काम होता है कि किस तरीके से करना है, प्रॉपर इसका एक सिस्टम है। तो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन ऑफ लैंड किया गया कि स्कैटर्ड जमीनें, जो बिखरी हुई जमीनें लोगों की हैं, उनको एक ही स्थान पर कर दिया गया, जिससे कि लोग ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा कुशल तरीके से और ज्यादा एफिशिएंटली वहां पर खेती कर सकें। साथ ही साथ सहकारी खेती की शुरुआत की गई, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया गया। सहकारी खेती का मतलब, इसको अगर सरल भाषा में समझना चाहें तो बहुत सारे किसान हैं, फॉर एग्जांपल एक गांव में छोटे छोटे किसान हैं, किसी के पास आधा बीघा जमीन है, किसी के पास 1/4 बीघा जमीन है, किसी के पास 1 बीघा जमीन है, किसी के पास 1.5 बीघा जमीन है। तो इनसे कहा गया कि भाई आधे बीघे में खेती करके क्या कर लोगे? ऐसा करो, तुम सब लोग इस जमीन को पूल कर लो, एक ग्रुप बना लो, और ग्रुप बना के इस पूरी जमीन पर तुम लोग एक साथ खेती करो। तो इस खेती को क्या कहलाया गया? सहकारी खेती, कोऑपरेटिव। है ना? कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये उसका एक एग्जाम्पल है। उसमें बहुत सारे तरीके थे, तो उसमें से एक एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव खेती, इसको प्रोत्साहन दिया गया। तो ये जो काम है, ये काम सरकार के द्वारा किए गए। लैंड रिफॉर्म्स में जमींदारी का उन्मूलन किया गया, लगान सुधार किया गया, और खेती का या कृषि का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सीलिंग लगाई गई, चकबंदी करी गई और कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो विवादित रही, जैसे जमींदारी उन्मूलन में बड़ा विवाद हुआ, सीलिंग पर बड़ा विवाद हुआ, और अल्टीमेटली हम ये आज
अगर पिछले समय को देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भारत में जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो फेल हो गए। यानी कि जिन उद्देश्यों को दिमाग में रखकर भूमि सुधार किया गया था वो उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए। सरकार के द्वारा पूरे मनोयोग से लगने के बावजूद भी लैंड रिफॉर्म्स अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? इसलिए नहीं प्राप्त कर पाए क्योंकि सरकार ने भूमि पर सीलिंग लगाकर जब भूमि को छीन कर लैंडलेस लोगों में बांटने के सोचा तो वो एक चीज भूल गई, वो ये भूल गई कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर जो जमीन है वो इज्जत और मान सम्मान का प्रतीक है ना। हम आर्यन सिविलाइजेशन से भी देखें तो भूमि की जो इंपॉर्टेंस है, भारत में भूमि को एक आर्थिक संसाधन नहीं माना जाता है। एक किसान जमीन को क्या बोलता है? अपनी मां बोलता है। ठीक है, साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के पास जमीन है तो वो जमीन उसकी 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 पावर का प्रतीक है, उसकी इज्जत का प्रतीक है, उसके मान सम्मान का प्रतीक है। तो कोई भी व्यक्ति अगर उसको आर्थिक संसाधन मानता तो दे सकता था, लेकिन जहां पर इज्जत, मान सम्मान, मर्यादा ये सब चीजें जुड़ जाती हैं तो वहां पर किसी भी व्यक्ति से जमीन को छीनना एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो सरकार बहुत सारे मामलों में मुकदमेबाजी में फंस गई, बहुत सारे मामलों में सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा। बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से यह चीज वहां पर नहीं हो पाई। ठीक है, साथ ही साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी रही। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से भी ये लैंड रिफॉर्म उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितने हो पाने थे। साथ ही साथ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की वजह से भी लैंड रिफॉर्म्स उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जो सीलिंग लगाई गई, फॉर एग्जांपल पर फैमिली लगाई गई कि एक परिवार के पास इस सीमा से अधिक की जमीन नहीं होगी। तो एक परिवार में मान लिया कि एक पिता है और उसके दो बेटे हैं ए और बी, और ये कहा गया, हम मान के चल लेते हैं, एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि मान लिया कि 10 बीघे जमीन की सीलिंग लगाई गई। तो इस परिवार के पास 10 बीघे जमीन की सीलिंग हो गई। तो भ्रष्टाचारियों ने और कानून के लोगों ने ये कहा कि इस परिवार को एक न मान के 3 परिवार मान लो, एक परिवार इसका हो गया, एक परिवार इसका हो गया और एक परिवार इसका हो गया। तो अब यहाँ पर 30 बीघे की सीलिंग लगेगी। तो इस तरीके के तोड़ निकाले गए, भ्रष्टाचार किया गया और उस वजह से भी जो लैंड रिफॉर्म्स है वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाए। क्लियर? यस सर। ठीक है, एक कंसेप्ट जी और सर। समझ लीजिए थोड़ा सा कि हमारे देश में समय समय पर कृषि संगणना होती है। जैसे जनगणना होती है ना, वैसे ही हमारे पास एग्रीकल्चर जो सेंसस है वो भी होता है। और पिछली बार 2010-2011 में एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था, उससे संबंधित कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, उन टर्म्स को नोट कर लीजिए। जमीन को, किसी व्यक्ति के पास कितनी जमीन है उस आधार पर जमीन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यानी कि ओनरशिप के आधार पर कृषि भूमि या जोत, जोत वो कृषि भूमि जिसमें खेती होती है, जोत को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये 5 भाग कौन है? पहला सीमांत जोत। ठीक है, सीमांत जोत का आकार होता है
1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम जमीन सीमांत जोत कहलाती है, और 1 हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाला किसान सीमांत किसान कहलाता है। ठीक है। दूसरा है लघु जोत। ठीक। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की जमीन, तो अगर किसी किसान के पास इतनी जमीन है तो उसकी जो जमीन वो लघु जोत कहलाएगी, और ऐसी जमीन वाला किसान लघु किसान कहलाएगा। ऐसे ही अर्ध मध्यम जोत, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर, वृहद जोत 10 हेक्टेयर से अधिक। या? इस पर सवाल आया था 20 में या 19 में शायद आया था। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है। कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट और हैं, उनको भी समझ लेते हैं, तो अगले क्लास में फिर ये सब कंसेप्ट हमको आसानी से रिलेट हो जाएंगे, जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक है जिसको हम बोलते हैं फसल चक्र, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? अब जैसे एक जमीन है, ठीक, इस जमीन में हम फसल उगा रहे हैं, तो ये जो फसल है, ये फसल धीरे धीरे जमीन की जो पोषक तत्व है वो चूस लेगी, और जमीन के द्वारा मतलब फसल के द्वारा उस जमीन के पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जब सक कर लिए जाएंगे तो जमीन की उर्वरता क्या हो जाएगी? कम कम हो हो जाएगी। तो जमीन की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, या जमीन की जो फर्टिलिटी है वो कम से कम उसको नुकसान पहुंचे, इसके लिए क्रॉप रोटेशन के प्रोसेस को अपनाया जाता है। ठीक है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर आपने एक खास प्रकार की फसल बो ली है, तो अगली बार दूसरे प्रकार की फसल को वहां पर बोया जाए। जैसे अगर आपने अदलहनी फसल बोई है, यानी कि नॉन लेग्यूमिनस फसल बोई है, जैसे चावल बो दिया आपने, गेहूं बो दिया, तो इसके बाद अगली फसल जो बोई जानी चाहिए वो लेग्यूमिनस फसल होनी चाहिए, यानी कि दलहनी फसल। आप लोग जानते होंगे कि दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं उसमें एक जीवाणु रहता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेता है, और नाइट्रोजन को ट्रैप करके जमीन की उर्वरता को बढ़ाने का काम करता है। पता है ना आपको? जी सर, राइजोबियम। हाँ, राइजोबियम। जो भी है। ठीक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपने अदलहनी फसल बोई है तो अब आप क्या बोएंगे? दलहनी फसल। उसके बाद फिर अदलहनी फसल बोलें। ऐसे ही दूसरा जो कैटेगरी इसका है वो ये है कि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलें बोई जाएं।
गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलें बोई जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अरहर के बाद गेहूं, गेहूं के बाद अरहर, या जो भी कॉम्बिनेशन आपको सूटेबल लगता हो वो। बात यहां पर भी आ गई, एक दलहनी हो गई, एक अदलहनी हो गई, है ना। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो जमीन है, जमीन की जो फर्टिलिटी है, वो फर्टिलिटी बनी रहती है, वो फर्टिलिटी नष्ट नहीं होती। तो फर्टिलिटी, जमीन की उर्वरता जो है वो मेंटेन रहती है। ठीक है। कोई भी रोग, कीड़े, खरपतवार वगैरह में कमी आती है और फर्टिलिटी बनी रहती है, तो हम कम संसाधनों का कम खर्चे में इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। अदरवाइज जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमारी जो उत्पादन है वो भी धीमे धीमे कम होता चला जाएगा। क्लियर? ऐसे ही है अगला, अगला जो कंसेप्ट है वो है मोनोकल्चर। हिंदी में बोलते हैं इसको एकल कृषि, और इसी से मिलता जुलता है मोनो क्रॉपिंग या एकल सस्यन। इसको ध्यान से समझिएगा। मोनोकल्चर या एकल कृषि का मतलब होता है एक ही फसल बार बार उगाना, एक ही फसल बार बार उगाना। और एकल सस्यन का मतलब होता है एक साल में एक ही फसल उगाना। दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है कुछ? जी सर। जी सर। पहले वाले में क्या हुआ, गेहूं लगाया, गेहूं पक गया, गेहूं को हटा दिया, फिर से गेहूं लगा दिया। या गन्ना लगाया, गन्ना काट के फिर से गन्ना उगा दिया, यानी कि उस खेत में एक ही फसल उगाई जाती है, गन्ना गन्ना गन्ना, या गेहूं गेहूं गेहूं। जबकि मोनोक्रॉपिंग में होता है कि हम साल में एक ही फसल लेते हैं। एक साल अगर गन्ना उगा लिया तो उस साल गन्ने के अलावा कुछ नहीं उगाएंगे, गेहूं उगा लिया तो गेहूं के अलावा कुछ नहीं उगाएंगे, गेहूं कटने के बाद खेत खाली रहेगा। अगले साल फिर हम कोई दूसरी फसल उसमें उगाएंगे या गेहूं ही उगा लेंगे, यानी कि एक साल में एक फसल लेना मोनोक्रॉपिंग होता है, और एक खेत में एक ही फसल को बार बार उगाते रहना मोनोकल्चर कहलाता है। ठीक है। सर मतलब गेहूं अगर हुआ है फिर उसके बाद एक ही बार गेहूं बोएंगे फिर नहीं बोएंगे? कौन से वाले में? एकल एकल शस्यन। एकल सेशन में एक साल में एक ही फसल, उसके बाद खाली पड़ा है तो खेत। फिर बाकी, अच्छा ये अगले साल उगाएंगे, कोई और फसल उगा सकते हैं या गेहूं ही उगा सकते हैं, जो भी है। लेकिन मोनोकल्चर में एक ही फसल एक ही खेत में बार बार उगेगी, दूसरी फसल उगाएंगे ही नहीं उसमें। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास फसल चक्र सघनता। सेकंड, फसल चक्र सघनता। फसल चक्र सघनता क्या होती है? फसल चक्र सघनता होती है कि एक खेत में एक साल में कितनी फसलें ली जाती हैं।
एक खेत में एक साल में कितनी फसलें ली जाती हैं? तो अगर एक खेत में हम एक साल में एक ही फसल लेंगे, कि हमने गेहूं उगाया और गेहूं काट लिया और बाकी समय के लिए खेत को खाली छोड़ दिया, कुछ उगाया ही नहीं, तो हम कहते हैं कि उसकी फसल चक्र सघनता कितनी है? 100%। अगर एक खेत में एक साल में दो फसलें लेंगे तो उसकी फसल चक्र सघनता कितनी हो गई? 200%। एक खेत में एक साल में तीन फसलें ले ली तो फसल चक्र सघनता कितनी हो गई? 300%। है ना? इसको एक फार्मूले से निकाला जाता है। फार्मूला होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या अपान फसल चक्र में वर्ष इंटू 100। ठीक है, फसल चक्र में फसलों की संख्या और फसल चक्र में वर्ष। तो अगर हम यहां पर देखें कि हमारा जो फसल चक्र है वो एक वर्ष है, और हमने एक साल में खेत में पहले धान उगा लिया और उसके बाद क्या उगा लिया? गेहूं उगा लिया, तो फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी हो गई? 2। वर्ष कितने हैं? एक। एक मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो गया? 200%। 200। दूसरा केस कि हमने धान उगाया, धान के बाद गेहूं उगाया और फिर जायद वाले मौसम में हमने उसमें तरबूज उगा लिया। फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी हो गई? 3। वर्ष कितना है? 1 इंटू 100 कितना हो गया? 300%। है ना? समझ में आ गई बात ये? यस। ऐसे ही एक किसान लॉन्ग टर्म में सोच के चलता है और वो कहता है कि हम 3 साल का प्लान बनाएंगे और उसका जो फसल चक्र है वो 3 साल का है। इस 3 साल में उसने अपने खेत में उगाया मूंगफली। मूंगफली के बाद उसने उगा लिया उसी खेत में अरहर। अरहर के बाद उसने उगा लिया गन्ना। गन्ना के बाद उसने उगा लिया मूंग। मूंग के बाद उसने उगा लिया गेहूं। और गेहूं के बाद उसने उगा लिया फिर से फॉर एग्जाम्पल मूंगफली। तो उसने कितनी फसलें ली? एक फसल, दो फसल, 3, 4, 5 और 6। तो फसलों की संख्या हो गई 6। और वर्ष कितने हैं इसके फसल चक्र में? 3 इंटू 100। तो फसल चक्र सघनता कितनी हो गई? 200। 200%। क्लियर? अच्छा, अब ऐसे ही हम देखें कि सर मूंगफली को, हाँ जी बोलिए नंदिनी, यस क्या कह सर। रहे हैं? सर ये कह रहे थे मूंगफली तो मतलब 2 बार उगाई तो अलग अलग मानेंगे, हाँ, मतलब दो उसको। मूंगफली की 2 फसलें ली ना हमने। यस। ठीक है। यस। अच्छा, एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए कि एक किसान ने 2 वर्षों में 2 वर्षों में पहले उगाया उसने कपास। कपास के बाद उसने उगाया फॉर एग्जाम्पल गेहूं, फिर खाली छोड़ दिया और फिर उसने उगाया फॉर एग्जाम्पल फिर से गेहूं। तो इसकी फसल तक सघनता कितनी होगी बताइए? 150 सर। 150। 150। फसलें कितनी हो गई? 1, 2, 3। 3/2 इंटू। क्लियर है? ठीक है सर। यस। यस सर। ठीक है, तो इतना रखते हैं फिर हम लोग। और कल मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, तो फिर अगर मैं वापस आ जाऊंगा तो ले लूंगा, अदरवाइज फिर मैं संडे को क्लास रख लूंगा। ठीक है?